Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear, हमारा केमिस्ट्री चल रहा है. सरफेस केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन नाउअडेज. सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइडल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं आजकल हम. कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलोइडल स्टेट क्या होते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर ऑन कोलोइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन पे किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसी के बिहाफ पर हमने कोएगुलेशन पढ़ा. एक टॉपिक अभी यस्टरडे वीडियो में हमने बताया था कोएगुलेशन क्या होता है. तो कोएगुलेशन मैं पहले आपको दोबारा से रिवाइज करा देना चाहता हूँ. बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन एंड हार्डी-सुल्जे रूल बोथ ऑफ आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस ईयर. सो माय डियर, दिस इज द डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग द coagulation you can say. So here is you have electrolytic substance and you have colloidal solution. ये colloidal solution है और आपके पास एक electrolytic substance है. तो आप क्या कहेंगे, जब कोई electrolytic substance जो है किसी colloidal solution में ऐड किया जाता है तो colloidal solution के जो particles हैं वो न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं. उनका जो साइज़ है वो बड़ा होने लगता है. ठीक है, उनका साइज़ बड़ा होने के बाद में वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और इस पूरी फेनोमेना को हम कोएगुलेशन कहते हैं. When an electrolytic substance is added into a colloidal solution, then the colloidal particles get neutralized and settle down in the bottom of the pot. This phenomena is known as coagulation. When an electrolytic substance is added into a colloidal solution, the colloidal particles get neutralized and settle down in the bottom of the pot. This phenomena is known as coagulation. तो अब इसी के बिहाफ पर, कोएगुलेशन के ही बिहाफ पर, जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, कोएगुलेशन के बिहाफ पर देखिए कोएगुलेशन क्या है कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड कर दो, कोएगुलेशन हो गया. तो इसी के बिहाफ पर आपका रूल आया हार्डी-सुल्जे रूल. आपने हार्डी-सुल्जे रूल को सेंड किया. अब हार्डी-सुल्जे रूल क्या कहता है? हार्डी-सुल्जे रूल स्टेट दैट मोर is the power of valency, more is the power of valency of an electrolytic substance, greater will be the power of coagulation of that electrolytic substance. जितनी ज़्यादा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उसकी कोएगुलेशन करने की पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी. दिस इज नोन एज द हार्डी-सुल्जे रूल. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रूल है भाई. अगर आपको यहाँ पर ये तीन सब्सटेंस आपको दे दिए जाएँ, AlCl3, MgCl2, ठीक है, और NaCl, और आपसे कह दिया गया कि राइट दीज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोएगुलेशन पावर. कोएगुलेशन पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए आप इन सभी को. तो आप कैसे लिखेंगे? आपको पता होना चाहिए कि इनकी वैलेंसी 3 है, इनकी वैलेंसी 2 है, इनकी वैलेंसी 1 है. तो आप कह रहे हो कि ग्रेटर इज द वैलेंसी, मोर इज द वैलेंसी, ग्रेटर विल बी द पावर ऑफ कोएगुलेशन. आपको पता है, आप कह रहे हो मोर इज द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, मोर इज द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, ग्रेटर इज द पावर ऑफ कोएगुलेशन. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका क्या होगा? दैट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर AlCl3, MgCl2 एंड NaCl. ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर. क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1 है. जिसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जिसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोएगुलेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी. ये कह रहा है हार्डी-सुल्जे रूल. समझ गए? ये मैंने आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए हैं. अब इसके आगे हम बात करते हैं. आगे हमारे पास में टॉपिक लिखा हुआ है फ्लोकुलेशन वैल्यू. तो फ्लोकुलेशन वैल्यू के बारे में हमें बात करनी है. बहुत आसान ये टॉपिक है. मैंने ये रफ करके दोबारा से बना लेता हूँ. वेसल है, वेसल के अंदर आपने सॉल्यूशन भरा हुआ, वो भी किस तरह का सॉल्यूशन है आपको पता है, कोलोइडल सॉल्यूशन है. अब कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आप कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस आप इसमें ऐड कर दीजिए. इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस आपको इसके अंदर ऐड करना है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर. अब क्या इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज़ द मेथड टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फ्लोकुलेशन वैल्यू? बहुत आसान है, बेहद आसान है. मैं आपको बता दूँ, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की मिलीमोल पर लीटर में वो अमाउंट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का मिलीमोल पर लीटर में मिनिमम वो अमाउंट जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन कराता है, या कोएगुलेशन किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन कराने के लिए ज़रूरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोकुलेशन वैल्यू. अब जो भी वो वैल्यू होगी, अब मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ. फ्लोकुलेशन वैल्यू में बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, the minimum amount of an electrolytic substance that cause the coagulation of a colloidal solution. ठीक है, that is called floculation value. आप इसमें अभी मैं आपको एक बात दोबारा से बताने वाला हूँ. फ्लोकुलेशन वैल्यू में बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस इन मिलीमोल पर लीटर.
in millimole per liter that causes the coagulation of colloidal solution, जो कि जरूरी होता है colloidal solution का coagulation कराने के लिए, that is called flocculation value। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे, ये भूलना मत, coagulation is always reciprocal to flocculation value। आप चाहो तो फ्लोकुलेशन वैल्यू को बाहर ले लीजिए तो कोएगुलेशन नीचे आ जाएगा। मीन्स कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन वैल्यू बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कोएगुलेशन जितना ज़्यादा होगा फ्लोकुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी, ये बात याद रखना। और ये कह लीजिए फ्लोकुलेशन वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कोएगुलेशन उतना ही कम होगा। तो फ्लोकुलेशन वैल्यू may be defined as the minimum amount of an electrolytic substance in millimole per liter that is cause the coagulation of a colloidal solution, that is called फ्लोकुलेशन वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है माय डियर, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम और आगे जाते हैं। जो भी हमारे टॉपिक्स यहाँ पर बच गए हैं हमें उन सब के बारे में बात करनी है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, कुछ टॉपिक हैं हमारे, प्रोटेक्टिव कोलोइड एंड गोल्ड नंबर। ये लीजिए, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स एंड गोल्ड नंबर। हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है प्रोटेक्टिव कोलोइड के बारे में कि हम प्रोटेक्टिव कोलोइड किसे कहते हैं और प्रोटेक्टिव कोलोइड का यहाँ पर मतलब क्या है। प्रोटेक्टिव आप समझ सकते हैं, प्रोटेक्टिव मतलब रक्षा करने वाले, किसकी? कोलोइड की, या खुद ये कह लीजिए कि वो केमिकल सब्सटेंस जो कि खुद कोलोइड्स का प्रोटेक्शन करते हैं। तो प्रोटेक्टिव कोलोइड क्या है और गोल्ड नंबर क्या है। तो पहले हम प्रोटेक्टिव कोलोइड को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे मान लीजिए, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास में भरा हुआ है, ठीक है। और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जाहिर सी बात है, मुझे पता है आप 100% इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस जरूर ऐड करोगे। और आपको ये भी पता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस इज एडेड इनटू ए कोलोइडल सॉल्यूशन then the colloidal particles get neutralized and settle down in the bottom of the pot. This phenomena is known as coagulation। ये भी आपको पता है। कोलोइडल सॉल्यूशन है और वो भी कैसा है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। दैट इज लियोफोबिक कोलोइड। ये लियोफोबिक कोलोइड है। लियोफोबिक कोलोइड मीन्स वाटर हीटिंग कोलोइड्स, तो आप लियोफोबिक कोलोइड्स कहते हैं। NaCl आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो तो माय डियर हुआ क्या कि लियोफोबिक कोलोइड है, लियोफिलिक तो है नहीं भाई। लियोफिलिक अगर होता, लियोफिलिक कोलोइड होता, जैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आता तो कोएगुलेशन बहुत जल्दी हो जाता और प्रोसेस पूरी की पूरी फिनिश हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा भाई, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन इज लियोफोबिक। ये लियोफोबिक है, ये वाटर हीटिंग है। NaCl आप इसमें ऐड कर भी दोगे तो कोएगुलेशन कंप्लीटली नहीं होगा, कोएगुलेशन नहीं होगा। तो इस कोएगुलेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए, इस कोएगुलेशन की वैल्यू को पूरा करने के लिए, जिससे कि कोएगुलेशन हो जाए, फिलहाल इन दोनों की सिचुएशन में तो कोएगुलेशन होता हुआ नज़र आ नहीं रहा, फिलहाल तो कोएगुलेशन हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे हो सकता है वो हम कंडीशन यहाँ देखते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस के साथ साथ हम इसके अंदर लियोफिलिक कोलोइड का अमाउंट इसमें ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा कि लियोफोबिक कोलोइड का जो कोएगुलेशन है पूरी तरह से हो जाएगा। कोएगुलेशन यू नो, कोएगुलेशन मीन्स क्या है? द एग्रीगेशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स टुगेदर एंड कन्वर्ट इनटू लार्ज साइज पार्टिकल्स, यू कैन से। और यू कैन से यहाँ जो कोएगुलेशन का मतलब क्या है कि सेटलिंग डाउन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स इन द बॉटम ऑफ द पॉट, ठीक। तो यहाँ जैसे ही आपने ये लियोफिलिक कोलोइड इसके अंदर ऐड किया तो अब इसका जो है कोएगुलेशन हो गया। तो यहाँ से अब डेफिनेशन हमारी बनती है प्रोटेक्टिव कोलोइड किसे हम कहेंगे। ए प्रोटेक्टिव कोलोइड में बी डिफाइंड एज ए प्रोटेक्टिव कोलोइड में बी डिफाइंड एज दैट लियोफिलिक कोलोइड which must be required to add it into a liophobic colloid and become conversion into
द कोएगुलेशन बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ऑल्सो, यानी कि लियोफिलिक कोलोइड्स की वो कम से कम अमाउंट जो कि ज़रूरी होती है लियोफोबिक कोलोइड का कोएगुलेशन कराने के लिए, बावजूद इसके कि उसमें NaCl भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। एक्चुअली प्रोटेक्टिव कोलोइड्स आर लियोफिलिक कोलोइड्स which must be added into a liophobic colloid so that the coagulation must be take place, and also NaCl is present here, also an electrolytic substance is also here. So how you can define the finally protective colloids may be defined as the amount of a liophilic colloids which must be added to a liophobic colloid so that its coagulation will be take place by taking an electrolytic substance also here. ठीक है, तो ये लियोफिलिक कोलोइड की वजह से ही यहाँ पर कोएगुलेशन हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पर आपके पास में गोल्ड सोल है, और ये गोल्ड सोल क्या है? ये गोल्ड सोल एक लियोफोबिक कोलोइड है। लियोफोबिक है, ये लियोफिलिक नहीं है, ये लियोफोबिक है। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलोइड्स। लियोफिलिक कोलोइड्स में भी डिफाइंड, लियोफोबिक की मैंने आपको डेफिनेशन बताई होगी। लियोफोबिक कोलोइड्स में भी डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस which does not convert into colloidal solution when comes in contact of dispersion medium। आपको याद होगा, और इसके एग्जांपल मैंने आपको गोल्ड सोल लिखवाया होगा, सिल्वर सोल लिखवाया होगा, प्लेटिनम सोल लिखवाया होगा। अब गोल्ड सोल के अंदर आपने क्या काम किया कि इसके अंदर NaCl भी मिला हुआ है। अब गोल्ड सोल को के अंदर आपने NaCl मिला हुआ है, लेकिन कोएगुलेशन हो नहीं रहा है, तो आपने क्या काम किया कि गोल्ड सोल के अंदर है NaCl, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक जिलेटिन का सोल्यूशन ले लिया। अब जिलेटिन का सोल्यूशन क्या है? लियोफिलिक कोलोइड है। और जैसे ही आपने जिलेटिन का सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कराया, जबकि NaCl भी इसमें ऐड था, तो तभी जो है आपका इसका कोएगुलेशन हो गया। ये एग्जांपल है इसका, दैट इज नोन एज प्रोटेक्टिव कोलोइड। अब इससे ये जो लियोफिलिक कोलोइड आपने, ये लियोफिलिक कोलोइड है, ये लियोफोबिक कोलोइड है। इस लियोफिलिक कोलोइड के अमाउंट को हम प्रोटेक्टिव कोलोइड कहते हैं। ठीक है, ए प्रोटेक्टिव कोलोइड में बी डिफाइंड एज that amount of a liyophilic colloid that which must be added to liophobic colloids so that its coagulation will take place in presence of an electrolytic substance, that is called protective colloid. That liyophilic colloid is known as protective colloid. तो protective colloid कौन होगा? protective colloid हमेशा liyophilic colloid होगा। liyophilic colloid ही protective colloid होगा। अंडरस्टैंड? अब हम आगे बढ़ते हैं। लियोफिलिक कोलोइड ध्यान रखना, लियोफिलिक कोलोइड जो है आपका प्रोटेक्टिव कोलोइड है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हम गोल्ड नंबर की बात करेंगे। गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आप आइए, ये लीजिए, आपको अच्छी तरह पता है यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली कोलोइडल सॉल्यूशन ही होगा। अब कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आपने पहले से ही 1 ml 10% NaCl का आपने मिलाया हुआ है। 1 ml आपने लिया है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, और वो है किसका? 1 ml NaCl का है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपने कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर ले रखा है, आप इसे कोलोइडल सॉल्यूशन ना करके आप इसे गोल्ड सोल कहो। कितना है ये? 10 ml गोल्ड सोल है। ठीक है, तो ये 10 ml गोल्ड सोल है, और इसके अंदर आपने ऑलरेडी 1 ml जो है 10% NaCl का एक आपने इसमें मिलाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बात करनी है कि भाई हम गोल्ड नंबर किसे कहेंगे। तो गोल्ड नंबर की सीधी सी बात है, आप इसके अंदर एक कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कोलोइड आप इसमें ज़रूर ऐड करोगे। प्रोटेक्टिव कोलोइड आपने जब इसके अंदर ऐड किया, ऐसे समझ लीजिए वो छोटा से छोटा, वो कम से कम अमाउंट किसी भी प्रोटेक्टिव कोलोइड का जो कि ज़रूरी होता है 10 ml गोल्ड सोल के कोएगुलेशन को रोकने के लिए, जबकि 1 ml 10% NaCl का पहले से इसमें मिला हो। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ। पहले बात है टॉपिक को क्लियर करने की, बात है जो हम बात कर रहे हैं उसके डाउट के बिल्कुल क्लियर होने की, कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है, गोल्ड नंबर के बारे में बात करते हैं, तो गोल्ड नंबर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोटेक्टिव कोलोइड का कम से कम वो अमाउंट, किसी भी प्रोटेक्टिव कोलोइड का कम से कम वो अमाउंट जो कि 10 ml गोल्ड सोल के कोएगुलेशन को रोकने के लिए काफ़ी होता है, जबकि उसमें 1 ml जो है 10% NaCl का पहले से मिला हो।
ये NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है। बस यही है आपका गोल्ड नंबर। बस अब मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। आर यू रेडी? ए गोल्ड नंबर मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलोइड इन मिलीग्राम्स। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलोइड इन मिलीग्राम्स, okay, that is required to prevent the process of coagulation of 10 ml gold sol when 1 ml of 10% NaCl is also present here. This is called gold number, ठीक है। A gold number may be defined as the minimum amount of a protective colloid in milligrams that is required to prevent the process of coagulation of 10 ml of a gold sol. गोल्ड सोल के 10 ml का जो है कोएगुलेशन रुक सके when 1 ml of 10% NaCl is also present here, that is called gold number। बस ठीक है। गोल्ड नंबर जिलेटिन की गोल्ड नंबर सबसे कम होती है। कितनी होती है? 0.005 से लेकर के 0.01 तक होती है गोल्ड नंबर की, जहाँ तक बात की जा रही है। तो इसी तरह से गोल्ड नंबर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन की कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की होती है 0.07 से लेकर के और 0.03 तक। ये हो गई हीमोग्लोबिन की गोल्ड, ये गोल्ड नंबर है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास में एग एल्बुमिन होता है, एग एल्बुमिन की भी लिख लेते हैं। एग एल्बुमिन की होती है 0.08 से लेकर के 0.1 तक, ठीक है। ज़रूरी है कि आप इनको जो है याद रखें। और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड नंबर होती है वो स्टार्च की होती है 20 से लेकर 25 तक। समझ में आ गया? गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलोइड इन मिलीग्राम्स दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द coagulation of 10 ml gold sol when 1 ml of 10% NaCl is also present, that is called gold number। अब हमारे पास में कुछ और भी टॉपिक अभी हमारा वेट कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें बातें अभी करनी होंगी, तभी आपकी कोलोइडल स्टेट फिनिश हो जाएगी। इन सब में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, और वैसे अभी इसके जो है बहुत सारे यूजेस भी हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के यूजेस भी हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के यूजेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा आता है यूजेस में। एप्लीकेशंस, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, आप चाहो तो इसको बढ़िया करके बना लेना। कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, कैसे बनता है? पूरी दुनिया के अंदर सुंदरवन डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। In all the world, Sundarban Delta is the largest delta, which is formed on the mouth of the ocean and river Ganga। रिवर गंगा और समुद्र के किनारे पर डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा। होता क्या एक्चुअली, ये आ रही है, देखिए ये रिवर आ रही है और ये क्या है, समझ गए होंगे आप ये क्या है, बताइए क्या है? ये ओशियन है। ओशियन के अंदर बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक Mg पॉजिटिव पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, और भी ना जाने Fe तक की भी इम्प्योरिटी इसके अंदर होती हैं। ये सब इम्प्योरिटी हैं और ये सब आप समझ सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की तरह काम कर रहा है। अब ये क्या बह करके आ रहा है, ये क्या, ये रिवर का वाटर, और इस रिवर के वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वहाँ पर सोइल की फॉर्म में होती हैं। और जब ये सोइल की फॉर्म में ये जो इम्प्योरिटीज़, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन है, जाहिर सी बात है कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो आपका जो वाटर बह करके आ रहा है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन है रिवर में। तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है जब इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस से टकराएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ये रहे, इनसे जब टकराएगा तो डेफिनेटली ये आपस में एक दूसरे से क्या होने हैं, न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होकर के नीचे सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द पॉट, नीचे बैठ जाएंगे। और जब नीचे हैवी होकर के बैठ जाएंगे तो आपको पता है फिर क्या होगा, डेल्टा बनेगा। यही प्रोसेस है, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन के बेस पर आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत आता रहा है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं एक और नया टॉपिक हमारे पास में, और उस टॉपिक का नाम क्या है,
emulsion, one of the most important topic from surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स में से चुनिंदा टॉपिक्स में से एक emulsion. An emulsion may be defined as the homogeneous solution when dispersed phase and dispersion medium both are present in liquid state. एक इमल्सन ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होती हैं. याद रखना इमल्सन. जब क्लासिफिकेशन कोलोइड्स का चल रहा था तो मैंने इमल्सन आपको पढ़ाया होगा, याद करने की कोशिश करना. उसमें बटर पढ़ाया होगा आपको, मिल्क पढ़ाया होगा. ठीक है, तो इमल्सन समझ में आया. इमल्सन इज होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन in which the dispersed phase and dispersion medium both are present in liquid state. और ये दो तरह का होता है. Emulsion are of two types. First, emulsion of water in oil, और दूसरा emulsion of oil in water. ये लीजिए. तो हम बात करेंगे इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल और हम बात करेंगे इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर. तो पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल. तो इसके जो एग्जांपल्स हैं आप यहाँ को समझना होगा आपको इन बातों का कि यहाँ जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, यहाँ जो डिस्पर्सन मीडियम है वो क्या है. ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल. तो डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पर है वाटर स्टूडेंट्स और डिस्पर्सन मीडियम है यहाँ पर ऑयल. और इनका ओवरऑल जो एग्जांपल है ना वो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए. बटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल. याद रखना. अब बात करते हैं इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर. इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर, तो यहाँ इसका एग्जांपल है माय डियर मिल्क. पहले ही बता रहा हूँ मैं मिल्क. तो मिल्क के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज होती है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, ऑयल है, जबकि डिस्पर्सन मीडियम क्या है, वाटर. बस ये है आपको इमल्सन. इमल्सन दो टाइप का होता है, इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल, इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर. याद रखना. ठीक है, इन्हें नोट कर लेना. एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल. अब बात आती है कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर बता रहे थे आप कह रहे थे कि जी ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इमल्सन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है. तो हाँ हम कह रहे हैं आज भी. लेकिन अब बात ये आती है कि इन जो होमोजीनियस मिक्सचर में दो चीज़ें डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम है, इन दोनों को अगर हमें अलग अलग करना है तो फिर उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे. तो हम बता रहे हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बोथ द लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बोथ द लिक्विड फ्रॉम द इमल्सन, दैट इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन. क्या कहलाता है वो, डी इमल्सिफिकेशन. ये लीजिए कैसे कहते हैं डी इमल्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट बोथ द लिक्विड्स फ्रॉम द इमल्सन, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट बोथ द लिक्विड्स फ्रॉम द होमोजीनियस emulsion, that is called demulsification. And the name of the apparatus from which the demulsification is carried out, that is known as, the name of that is de-emulsifier. उस apparatus का नाम है de-emulsifier. तो ये हो गया इमल्सन. बहुत ज़्यादा आता रहा है यहाँ से क्वेश्चन, इमल्सन से बहुत आता है, इसलिए आप याद रखिएगा. de-emulsification भी बहुत आता है और डी-इमल्सिफायर भी आता है. ठीक है, तो इन सबको रेडी कर लीजिएगा. इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा आज ही, इन सबको आप सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा. ओके, वो रिवीजन आपका टेस्ट होगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग एवरीवन.